हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2009 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक पार्ट क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से रिलेट करता है? ये अपना फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने इसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सो यू कैन ऑल्सो चेक दोज वीडियोज़। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि लेजर बैलेंसेस एंड एडजस्टिंग डेटास फॉर द राजपूत कंपनी एट द एंड ऑफ एनुअल अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर 31, 2008 आर एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तमाम डेबिट बैलेंसेस हैं, यहाँ पे आपके पास तमाम क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ठीक है, अब डेबिट बैलेंसेस में वो तमाम अकाउंटिंग टाइटल्स आते हैं जो कि भरने से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एसेट्स हो गए आपके और एक्सपेंसेस हो गए, तो यहाँ पे आपको तमाम एसेट्स और एक्सपेंसेस मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे तमाम वो बैलेंसेस होते हैं या वो अकाउंटिंग टाइटल्स होते हैं जो कि भरने से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल, रेवेन्यूज और लायबिलिटीज यहाँ मिलेंगी। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे फिर आता है एडजस्टिंग डेटा। अच्छा, ये जो डेटा होता है ये आपको जो सबसे आखिरी साल का बिल्कुल आखिरी का जो दिन होता है वहाँ पे जाके ये डेटा इनकर्ड होता है, और ये जो आप जो इस डेटा को देखकर अपनी एडजस्टिंग्स करते हो। ठीक है, इनकी बेसिकली एक तरीके से एडजस्टिंग एंट्रीज बनती है। ठीक है, और उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के से जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बनानी, यहाँ पे हमने सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। तो हम जो है इनकी एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए इनकी एक जो है क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है? एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको रफली बता देता हूँ। देखो, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती है कि साल के एंड में कोई ऐसी नॉन कैश एंट्रीज होती हैं जो कि इसी महीने में इनकर्ड होती हैं, लेकिन उनकी जो पेमेंट, कैश पेमेंट जो होती है या उनकी कैश ट्रांजेक्शन जो है वो नेक्स्ट महीने के में होती है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें जो है इसी महीने में इनकर्ड होती हैं। तो एज पर दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अक्रूड अकाउंटिंग बेसिस एक प्रिंसिपल है, और मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू जो है आपने जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जिस पीरियड में इनकर्ड हुआ आपने उसी पीरियड में रिकॉर्ड करने होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप जो है अगर ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो आपने जो इसी पीरियड में इसको रिकॉर्ड करना है, तो इस पीरियड में रिकॉर्ड करने के लिए आप जो इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हो। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज वैसे तो 4 तरह की होती है। ठीक है, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो हम जो है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज हमारा पूरा टाइम जो है इसमें चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, हम क्लोजिंग एंट्रीज की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज में बेसिकली हम अपने तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे एक्सपेंसेस, तो वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि कॉस्ट भी हैं। ठीक है, एक तरीके से कॉस्ट हैं या रेवेन्यू को घटा रहे हैं, इससे तमाम अकाउंट्स या ऐसे तमाम आइटम्स इनकम स्टेटमेंट आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को देखते हैं। तो हर वो इनकम स्टेटमेंट आइटम जो कि रेवेन्यू को घटा रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस होगा अगर वो कोई भी जैसे परचेजेस हैं। ठीक है, तो परचेजेस और इन्वेंट्री ओपनिंग क्या कर रही होती हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा रही होती हैं। ठीक है, और अगर आपको पता, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर पता हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, एक तरीके से आपकी सेल्स रेवेन्यू को घटा देती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम अपना एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ती किन दो चीज़ों से, आपकी परचेजेस और आपकी जो है इन्वेंट्री ओपनिंग, इन दो चीज़ों से बढ़ती है। ठीक है, इन्वेंट्री एंडिंग जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देता है, क्योंकि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता हो तो हम क्या करते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री को आपके परचेजेस और इन्वेंट्री ओपनिंग को प्लस करके उसको माइनस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री से। ठीक है, तो एंडिंग इन्वेंट्री जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमेशा घटाती है। ठीक है, तो जिस वजह से एंडिंग इन्वेंट्री एक तरीके से हेल्प आउट करी है रेवेन्यू को इंक्रीज होने में, तो हम इसको अपना एंडिंग इन्वेंट्री को अपना रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री करते हुए एक हम टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं जिसको हम कहते हैं इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, अब इनकम समरी अकाउंट में हमारे तमाम एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं। क्लोज कैसे करेंगे, आपको पता है कि एक्सपेंसेस जब भी
भरते हैं तो हम उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इनको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा, जब क्योंकि डेबिट साइड से ही ओपन होते हैं। तो क्लोज किससे कैसे होगा कि उसको अगली साइड पे रिकॉर्ड करो, यानी कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो, क्लोज कर दो। और जिस अकाउंट के अंदर आप क्लोज करोगे, ठीक है, जो कि इनकम समरी अकाउंट होगा, तो वो अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और इनकम समरी अकाउंट एक रेवेन्यू अकाउंट है, तो वो जब भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है दैट्स मीन इट इज गेटिंग डिक्रीज, ठीक है। और अगर वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है इनकम समरी अकाउंट, तो इट इज गेटिंग इंक्रीज, ठीक है। तो अच्छा, रेवेन्यू को किस तरीके से क्लोज करेंगे? रेवेन्यू आपको पता है कि जब भी बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू को क्लोज करने के लिए हम उसको सिंपली उठा के उसी अमाउंट से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये रेवेन्यू क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और रेवेन्यू में हम वो तमाम रेवेन्यू और वो तमाम आइटम कंसीडर करेंगे जो कि रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अदर इनकम हो गई, या जैसे आपकी इन्वेंट्री एंडिंग हो गई, ठीक है। तो ये हेल्प आउट कर रही है रेवेन्यू को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने तमाम एक्सपेंसेस क्लोज कर देते हैं, यानी कि उनको जो है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंसेस आपको डेबिट साइड पे मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या है, एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट होते हैं, ठीक है। मतलब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आप डेबिट करते हैं उनको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बेसिकली क्या कर रही होती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। तो आप इसको जो है अपना एज अ एक्सपेंस कंसिडर करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ठीक है, 5000। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई परचेजेस है या नहीं है। तो बहरहाल पहले तो हम जो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आ गई 5000 से। अब नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस देखते हैं। तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दैट इज योर एसेट, ठीक है। फिर आपके पास फर्नीचर दैट इज ऑल्सो योर फिक्स्ड एसेट, ड्राइंग्स दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल अकाउंट, नॉट द एक्सपेंस, ठीक है। और फिर आपके पास से परचेजेस कितने 40,000 के, ठीक है। तो परचेजेस पे क्या करते हैं, परचेजेस एक तरीके से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि परचेजेस और क्या कहते हैं आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, ये दोनों मिला के आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है, ठीक है। और मतलब जब आप इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री लेस करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो परचेजेस एक तरीके से क्या कर रही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा रही है। तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस भी हमारा कॉस्ट एक तरीके से एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। तो हम परचेजेस को भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजेस भी रिकॉर्ड हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास परचेजेस हो गया, फिर आपके पास सैलरीज एक्सपेंस कितने की 15,000 के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडजस्टिंग डेटा में कोई सैलरीज के रिगार्डिंग कुछ आपके पास डेटा अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे देखें तो लिखा है कि अक्रूड सैलरी कितने 1000 रुपीज़, ठीक है। देखो अक्रूड का बेसिकली मतलब होता है ड्यू, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि रिमेनिंग हो। अब ये जो रिसीवेबल्स के भी सेंस में इस्तेमाल हो जाता है और कभी कभार पेबल के सेंस में भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि रिसीवेबल है इसका मतलब अक्रूड का या पेबल है? तो आपने देखना है कि जो आगे इसके आगे जो कुछ लिखा हुआ है या कोई अकाउंटिंग टाइटल आपके पास गिवन है यहाँ पे, तो उसकी नेचर क्या है, ठीक है। ये बिजनेस जो है उस चीज़ को किस तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। लाइक क्या वो सैलरीज देता है या क्या वो सैलरीज लेता है बिजनेस, ठीक है। अगर वो सैलरीज देता है तो आप जो इसको पेबल मानोगे अपना अक्रूड को, ठीक है। अगर वो सैलरीज रिसीव करता है लोगों से, अपने क्लाइंट से, क्लाइंट जो इनको सैलरी पे करते हैं, वैसे वो सैलरी तो नहीं कमीशन कहलाएगा, तो वो क्या करेगा कि उसको अपना रिसीवेबल ट्रीट करेगा, अदरवाइज पेबल, ठीक है। अगर वो पे करता है, ठीक है। यानी कि इसके आगे जो अकाउंटिंग हेड या अकाउंटिंग टाइटल लिखा हुआ होगा उसकी नेचर क्या है इस बिजनेस के लिए, ठीक है। वो बिजनेस जो है वो उसको क्या मानता है, अपना रेवेन्यू मानता है या एक्सपेंस मानता है, ठीक है। अगर एक्सपेंस मानता है तो दैट इज योर पेबल, ठीक है। अक्रूड का फिर यहाँ पे मतलब हो जाएगा पेबल। अगर वो अपना रेवेन्यू यहाँ पे मानता है इसको, तो इस अक्रूड का मतलब हो जाएगा रिसीवेबल, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अक्रूड सैलरीज हैं, यानी कि सैलरीज 1000 सैलरीज पेबल है, और यहाँ पे 15,000 सैलरीज आपने पे कर चुके हो, ठीक है। 15,000 सैलरी एक्सपेंस आपका आ चुका है, आप पे कर चुके हो 15,000, और 1000 जो है आपकी पेबल है। तो टोटल मिला के आपका सैलरीज एक्सपेंस कितने का हो गया 15,000 प्लस 1000 दैट इज 14,000। तो 14,000 यहाँ पे हम सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। सॉरी मेरे मुंह से 14,000 निकल गया। जब आप 15,000 में प्लस करोगे 1000 को तो ये आपका बन जाएगा 16,000, ठीक है, नॉट 14,000। मेरे मुंह में से गलती से 14 निकल गया। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स कैरी ऑन। आपके पास जो है अब सैलरी एक्सपेंस भी आपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपके पास रेंट एक्सपेंस कितना 2000। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेंट एक्सपेंस के रिगार्डिंग आपके पास कोई एडजस्टिंग डेटा तो नहीं। तो यहाँ पे आपके पास रेंट एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टिंग नहीं। तो आपने रेंट एक्सपेंस जो है सीधा सीधा यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 2000 वो सीधा सीधा यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे रेंट एक्सपेंस यहाँ लिख लिया, ठीक है, जो कि 2000 है।
अब आप देखो कि इसके अलावा जो आपके पास कोई एक्सपेंस तो नहीं, तो यहाँ पे जो हमारी डेबिट साइड ख़त्म हो जाती है तो हम एडजस्टिंग डेटा के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो एडजस्टिंग डेटा में सबसे पहले आपके पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये एंडिंग है। एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, आपका रेवेन्यू है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है लेस हो जाता है आपके परचेजेस से और ओपनिंग इन्वेंट्री से, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा रहा है, तो एक तरीके से रेवेन्यू को भरने में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम अपना रेवेन्यू ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, यानी कितनी इंश्योरेंस आपकी एक्सपायर्ड होगी, कितने की, 2000 की, ठीक है। अभी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी कि आपने जो 3000 की आपने इंश्योरेंस एडवांस में पेमेंट कर दी थी और फिर वो आपने 3 महीने के लिए पेमेंट कर दी, लेट सपोज, ठीक है, 3000। फिर उसमें से 2 महीने गुजर गए तो आपको पता चला कि एट दी एंड आपके पास जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई वो 2000 की आपके पास एक्सपायर्ड हो गई। आपने हर महीने के लिए 1000 रुपीज़ पे किए थे, तो उसमें से 2 महीने गुजर गए, तो इसका मतलब कि 2 महीने की आपकी एक्सपायर्ड हो गई। और जो चीज़ आपकी एक्सपायर्ड हो जाती है, जो भी एसेट आपको कंज्यूम्ड हो जाता है, आप उसको जो अपना एक्सपेंस में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। ये बेसिकली पहली टाइप है एडजस्टिंग एंट्री की, जिसमें आप जो अपनी एसेट्स को कन्वर्ट कर लेते हो एक्सपेंस में, क्योंकि वो कंज्यूम्ड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस सप्लाईज हो गई, तो ऑफिस सप्लाईज आपने शुरू में लेकर आए कुछ 4-5 पेंसिल, उसमें से जो है 3-4 कंज्यूम्ड हो गई, तो जो कंज्यूम्ड हो गई वो आपने जो है एक्सपेंस आउट कर लिया, यानी कि वो एसेट अब खत्म हो गया क्योंकि वो कंज्यूम्ड हो गया, ठीक है। तो जो कंज्यूम्ड हो जाता है उसको आप एक्सपेंस आउट कर लेते हो। इसी तरीके से इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई, यानी कि कंज्यूम्ड हो गई, 2 महीने गुजर गए उसको, ठीक है। 3 महीने के लिए आपने भरी थी, 2 महीने गुजर गए, तो ये कंज्यूम्ड हो गई, तो इसको भी आप एक्सपेंस आउट कर लोगे 2000 से, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख के यहाँ पे हम 2000 से इसको एक्सपेंस आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गई 2000 से। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा आपके पास और कोई एडजस्टिंग में कोई एक्सपेंस वगैरह है, तो यहाँ पे लिखा है कि बेड एड एस्टिमेटेड 2% ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की 2% आपकी बेड एड एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो सेल्स हम आपकी यहाँ सेल्स आपको जो है क्रेडिट साइड पे मिलेगी, क्योंकि क्रेडिट साइड से बढ़ती है, ठीक है। सेल्स आपकी कितनी है, 50,000 इज योर सेल्स। तो 50,000 का जब हम 2% निकालते हैं तो ये बनेगा आपका 1000, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया है और ये 50,000 का 2% कितना आ रहा है, 1000, ठीक है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन जो 10% है वो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है आपका, फर्नीचर 10,000 का है, तो 10,000 का जब आप 10% लोगे तो ये आपका 1000 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 10% और यहाँ पे हम इसको 50 को 10 कर देते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर जो 10,000 का है और फर्नीचर का 10% जो है आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो ये कितना हो गया 1000। तो यानी कि आपने यहाँ पे 1000 के एक्सपेंस रिकॉर्ड करने, एक बेड डेट्स और दूसरा डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड करने, मतलब क्लोज करने, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप सवाल में गौर से देखो तो क्रेडिट बैलेंसेस के पास आपके पास यहाँ पे लिखा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3000, ठीक है। पास होगा लोगों का सवाल होता है भाई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये क्यों नहीं किया, या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो नया एक्सपेंस है वो दोनों मिलाकर 4000 का ही हमने एक्सपेंस क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। तो भाई ये देखो, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो एक बैलेंस शीट का आइटम होता है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है, बिकॉज दिस इज अलाउंस जो कि डायरेक्टली आपके फर्नीचर में से कट जाता है, ठीक है। अब अलाउंस के अंदर क्या क्लोज होता है आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हम एंट्री कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं और अलाउंस डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक तरीके से बता रहा है कि अच्छा बेसिकली अलाउंस डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपका अक्यूमुलेटेड क्या हुआ डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि जो पहले महीने डेप्रिसिएशन है, दूसरे महीने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तीसरे महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो इन तीनों का अक्यूमुलेट कर लोगे तो आपके पास एक अलाउंस हो जाएगा, ठीक है। अलाउंस डेप्रिसिएशन जो कि आपका अक्यूमुलेटेड किया हुआ डेप्रिसिएशन होता है, जो कि डायरेक्टली एक बैलेंस शीट का आइटम है, इट इज नॉट एज इनकम स्टेटमेंट आइटम। तो क्लोजिंग एंट्री में हम तमाम इनकम स्टेटमेंट आइटम को कंसीडर करते हैं, हम बैलेंस शीट के आइटम को हम नहीं देखते क्लोजिंग एंट्रीज बनाते वक्त, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, बोथ ऑफ देम आर दी बैलेंस शीट आइटम, नॉट इनकम स्टेटमेंट आइटम। तो जिसकी वजह से ये जो है आपकी जो आपके फिक्स्ड एसेट है उसमें से डायरेक्ट लगकर आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को घटा के रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे अलाउंस और डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम हमारे यहाँ पे तमाम लगभग ऑलमोस्ट तमाम जो है वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक इनकम समरी की एंट्री डाल के इन तमाम एक्सपेंसेस को उसके अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। डेबिट साइड पे उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे इनकम समरी को। तो चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं, इन सबको कैलकुलेट करते हैं कि ये सब मिलाकर कितने हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये 1000, नीचे से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। 1000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 16,000 प्लस 40,000 एंड यू हैव 5000, तो कितने हो गए आपके 67,000। सो 67,000 इज योर इनकम समरी,
अच्छा, अब ये जो है ना ये नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि ये इनकम समरी इज अ रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू अकाउंट जब भी आपका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है तो इसका मतलब कि ये माइनस साइन के साथ है, ठीक है, और जब भी वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है तो इसका मतलब कि ये प्लस पॉजिटिव साइन के साथ है, ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट है और रेवेन्यू अकाउंट की इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो भी एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह ही होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प आउट किया है या वो खुद इटसेल्फ रेवेन्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं सेल्स, ठीक है, जो कि 50,000 है आपकी। तो और इसके अलावा आपके पास या सेल्स हैं, और फिर हम आगे देखते हैं कि आपके पास या एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री ऑल्सो हेल्प्स आउट टू मेक टू लोअर दी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो ये भी आपकी रेवेन्यू ही कंसिडर की जाएगी। तो हम चलेंगे इन दोनों रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये दोनों रिकॉर्ड हो गए। अब हम देखेंगे कोई अदर इनकम तो नहीं, इसके अलावा या कोई परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट की कोई एंट्री तो नहीं, क्योंकि वो भी हेल्प आउट करती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करने में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एज सच कोई चीज़ नहीं है। तो एडजस्टिंग में देख लेते हैं। अच्छा, एडजस्टिंग में लिखा हुआ है कि अनअर्न्ड कमीशन जो है वो 1000 का हो गया, ठीक है, यानी कि एक लायबिलिटी है जो कि 1000 की हो गई है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हम देखेंगे कि ये शुरुआत में कितनी की थी, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वो कितनी की थी आपके पास अनअर्न्ड लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास जो अनअर्न्ड कमीशन है जो कि एक लायबिलिटी ऑफ 3000 की थी, ठीक है। अब ये कम होकर आपके पास हो गई 1000 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2000 अर्न कर लिए, तभी तो ये 3000 से कम होके 1000 हो गई, ठीक है। तो यानी कि जो आपने अर्न कर लिया दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर रेवेन्यू, ठीक है। अदर इनकम में ये शुमार होता है। तो हम इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ अ रेवेन्यू एंड इट विल बी हेल्पिंग the overall revenue या overall profitability of the business to increase, ठीक है। सो यहाँ पे हम कमीशन अर्न लिख लेते हैं 2000 का। अब इसके अलावा यहाँ पे और कोई रेवेन्यू नहीं, ठीक है, ना ही कोई एक ऐसा अकाउंट है जो कि रेवेन्यू को हेल्प आउट करे बढ़ने में, ठीक है, और वो जो कि एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम हो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कोई अभी नहीं है। तो हम जो है यहाँ पे इनकम समरी को यहाँ पे जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। लेट्स कैलकुलेट। तो सबसे पहले आपके पास 50,000, देन यू हैव 6,000, देन यू हैव 2,000, ठीक है। तो कितने हो गए आपके ये 58,000। अब ये जो 58,000 है ये पॉजिटिव में, ठीक है, प्लस साइन के साथ है, और ये जो 67,000 है ये नेगेटिव साइन के साथ हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो अपनी जो इनकम समरी आपकी वो 58,000 से पॉजिटिव में और 67,000 से नेगेटिव में। तो यानी कि आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो -9 है। तो इसका मतलब कि लॉस आ रहा है, क्योंकि जो है माइनस साइन के साथ है, दैट मीन यू हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 9,000, ठीक है। और ये जो लॉस है अब क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट से कंपनसेट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। कैपिटल जब भी भरते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस सिचुएशन में कैपिटल घट रहा है क्योंकि हम कैपिटल से 9,000 निकाल रहे हैं अपने लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकम समरी जो है यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 9,000 से, ठीक है। इनकम समरी को फिर से क्रेडिट कर देंगे 9,000 से, बिकॉज 9,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है। और क्या डेबिट क्या होगा आपका, कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और इस सिचुएशन में कम हो रहा है 9,000 से क्योंकि ये कंपनसेट कर रहा है आपके इनकम समरी को, ठीक है। अब ये 9,000 प्लस करोगे 58,000, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 67,000। तो इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। इनकम समरी जो आपकी जीरो हो गई। अदरवाइज ये 9,000 नेगेटिव में खुली हुई थी, तो आपने जो इसको कंपनसेट कर दिया कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कम हो गया आपका 9,000 से, और आपकी इनकम समरी क्लोज हो गई, ठीक है, खत्म हो गई। फिर आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास ड्राइंग्स भी हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो उसने 9,000 की ड्राइंग्स भी की, तो कैपिटल जो है नॉट 9,000 6,000 की ड्राइंग्स की, तो कैपिटल और ज़्यादा कम हो गया 6,000 से, ठीक है। तो इसकी भी हम एक एंट्री पास कर लेते हैं। फिर से कैपिटल को कम कर देंगे हम, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और इस दफ़ा क्या हुई है, ड्राइंग्स हुई है, उसने ड्राइंग्स की, ठीक है। कितने की, 6,000 की। तो 6,000 यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, 6,000 यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही ये जो है आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे इन अल्लाह हाफिज़।